नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 के लिए अपने साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के बारे में। 2 टेस्ट हमने देख लिए हैं और आज तीसरा टेस्ट है। निःशुल्क बैच केवल और केवल यूट्यूब पर चलाया जा रहा है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए आज के 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करके ज़रूर बताना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये कथन गलत है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प हैं गेसेल, एरिक्सन, हेविंगहर्ट्स या कोहलबर्ग। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल हेविंगहर्ट्स इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 3 देखिए। निम्न में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। निम्न में से कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, बताइए। देखिए ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा विद्यालय और आस पड़ोस। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। जी हाँ दोस्तों, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला बाध्य है सामाजिक परिस्थिति। यह है किसका कथन है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला बाध्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है, तो साथियों यह कथन रहेगा। 4 विकल्प है पियाजे, ब्रूनर, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की। तो सामाजिक परिस्थिति किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न कह रहा है कि शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में से तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो मेरे प्यारे साथियों 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। चलिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। विकास के किस चरण में नाइक पूजा, हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। देखिए कितने एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। चलिए नाइक पूजा की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक किशोरावस्था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। फिर 10 बजे संस्कृत की क्लास में और मिलेंगे। 7वां प्रश्न देखिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव की जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को क्या कहते हैं। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन तंत्र, भाषा स्वीकार्य इच्छा या भाषा ज्ञान। मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा बता दीजिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा एक जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने उसको क्या कहा है, तो मेरे प्यारे साथियों 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 8वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प है, आपको बताना है अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा साथियों।
व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन को प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन और सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? आशुबेल, गेने, थॉर्नडाइक या स्किनर? 4 विकल्प। 90% का राइट आंसर क्या रहेगा? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों रॉबर्ट एम गेने इसका राइट आंसर रहेगा। रॉबर्ट एम गेने क्या रहेगा? रॉबर्ट एम गेने इसका राइट आंसर रहेगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक दूसरा विकल्प 90% का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। कूट का चयन करना है और आंसर बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ये आपको 4 कथन दे रखे हैं, 5 कथन, ये 5वां कथन यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए, राइट आंसर अब आपको बताना है। जी हाँ, 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो यहां पर देख लीजिए, कूट जो है वो अधिगम रणनीतियों में प्रभावी कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर तो रहेगा चौथा ऑप्शन, सारे ही प्रभावी रहेंगे। कौन कौन से? ये जितने भी लिखे हुए हैं अधिगम रणनीतियों में प्रभावित रहेंगे। पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारण करना, बिल्कुल सही है। संगठनात्मक पार्टी एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, बिल्कुल सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही है। हम उम्र के साथी को समझाना, ये भी सही है। और स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों देखिए, कितने एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है। जी हाँ साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत देने वाले हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के लिए होता है, क्या कहलाती है? चलिए, शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के लिए किया जाता है। पियाजे ने इसको क्या नाम दिया है? 4 विकल्प है। संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, मूर्त अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर रहेगा संवेदी मोटर अवस्था। क्या रहेगा? संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुल 30 क्वेश्चन है। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, चलिए किस बात से होती है? विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, या सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो अभिकर्मित अधिगम सामग्री, अभिकर्मित अनुदेशन जो है व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि किससे होती है? कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? रीट लेवल फर्स्ट 11 फरवरी 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, जी हाँ साथियों, किसने दिया है? तो यहां पर देखेंगे आप, जुंग का नाम नहीं है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हैंस आइजेंक। हैंस आइजेंक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हिपोक्रेट्स, क्रेचमर, सेल्डन या स्प्रेंगर? तो साथियों समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंगर ने दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? 2 प्रकार की तकनीकें आपने पढ़ी होगी, एक तो पढ़ी थी प्रक्षेपी और एक पढ़ी थी अप्रक्षेपी। ठीक है, चलिए, प्रक्षेपी कौन सी है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण, मापनीय या प्रासंगिक अंतर्बोध? चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी सामग्री है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है?
बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है साथियों। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, यह किसका कथन है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, रायबर्न या अल्फ्रेड बिने। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा साथियों अल्फ्रेड बिने का कथन है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि? बताइए, व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? व्यावहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीजीटेट और बीटेट दोनों में आया हुआ है। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर व्यक्ति कौशल या अंतः व्यक्ति कौशल। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा इनमें से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं बताया? तो भाषिक बुद्धि तो बताया था, अंतर्व्यक्तिक और अंतः कौशल भी बताया था, लेकिन सृजनात्मकता इन्होंने नहीं बताया है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना या सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। ये संवेगात्मक बुद्धि का जो है तत्व नहीं माना जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है तथा शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, वह कौन सा बालक होता है? समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या हट्टी बालक? चलिए बताइए किस प्रकार का बालक होगा? नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है और शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, वह प्रतिभाशाली बालक का लक्षण माना जाएगा साथियों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। किशोर अपराध उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? देखिए फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी वाले में 2014 में पूछा गया है। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागृह में भेजा जाए या उपयुक्त सभी? तो साथियों राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 30 में से आज आपके कितने सही होते हैं जरूर बताना है। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1995, 1999, 2016 या 1992? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 2016 में लागू किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता या सामाजिक संतुलन? तो समावेशी शिक्षा जो है साथियों वह समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट 2016 में पूछा गया है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं साथियों? तो दोस्तों तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा रक्षात्मक यांत्रिकता, दूसरा ऑप्शन, या इसे हम रक्षात्मक युक्ति भी कहते हैं, रक्षात्मक युक्ति भी कहा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? देखिए मूल्यांकन की परिभाषा आपसे पूछी गई है। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा इसका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या उपयुक्त सभी?
आरटी एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य पूरा करना होगा? तो साथियों ये सारे ही कार्य पूरे करने होंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? आरटीई एक्ट जो 2009 है साथियों, वह इनमें से किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षण या पृथक्करण? तो साथियों आरटी एक्ट 2009 जो है वो समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया जाए, आपकी क्लासों को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। चलिए शानदार तैयारी करवा दी जाएगी आपकी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है वह निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दूसरा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण किसने कहा है? प्रोफेसर यशपाल, जेपी नायक, BKRV राव या गिजुभाई बदेका? समानता, गुणवत्ता और परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह किसने कहा है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन। 30 में से आज आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 बजे संस्कृत की लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।